जय हिंद दोस्तों। कभी कभी कुछ ताले बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खुलते हैं और आरओ जैसा कोई बड़ा ताला है उसे यकीनन अंदर से ही खोलना पड़ेगा। सचिवालय के अंदर दो यहाँ पे लोग बैठे हैं जो इस परीक्षा को पास कर चुके हैं, यानी कि इस ताले को खोल चुके हैं। आज हम उनसे जानेंगे अगले महीने जो आरओ की परीक्षा प्रस्तावित है उस मजबूत ताले को हम कैसे खोलें। न केवल हम वो चाबी देंगे बल्कि हम आपको उस चाबी के रूप में ढलने का एक तरीका बता देंगे या एक वो मंत्र आपको दे देंगे जिससे आप उस ताले को खोल सकें। तो आज हमारे सामने है अकाउंट में पहला स्थान पाने वाले ब्रिज मोहन अवस्थी, अकाउंट में पहला स्थान पाने वाले मुकुल किशोर दुबे जी और एग्जीक्यूटिव में जो पहला स्थान पाया है वो ब्रिज मोहन अवस्थी जी है। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आरओ की जो परीक्षा है वो कैसे हम क्लियर कर पाएं और मेंस हम लिख पाएं। सर, सबसे पहले तो बहुत बच्चों में फोबिया है कि आरओ की जो परीक्षा होती है वो पीसीएस के प्रीलिम्स से टफ होती है, क्या है? हाँ, इसमें अभी हाल फिलहाल में ये परसेप्शन तेजी से बन रहा है कि आरओ का परीक्षा जो है पीसीएस से कठिन हो रहा है। इसका 2-3 कारण हैं। नंबर 1 कारण ये है कि पीसीएस में उस सिलेबस वेल डिफाइन है, लेकिन आरओ के सिलेबस कई बार आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे 2021 में एक प्रश्न आ गया था झिमे झिमे चदरिया वाला। बहुत परेशान किया था बच्चों को, शायद ही कोई इसको सही कर पाया होगा। तो इस तरह से प्रश्न ऐड हो जा रहे हैं आरओ के एग्जाम में, तो इसलिए ये टफ हो रहा है। दूसरा कारण ये है कि इसमें फैक्चुअल प्रश्न पीसीएस की तुलना में ज्यादा हैं। तीसरा कारण ये है कि संख्या, मतलब जो पॉपुलेशन है वो आरओ में ज्यादा है कंपेयर टू पीसीएस। चौथा कारण ये है कि इसमें हिंदी का वेटेज ठीक ठाक है और इस कारण से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसको क्रैक करने में असफल हो रहे हैं और हिंदी माध्यम के लिए थोड़ा सा ये स्वर्णिम अवसर हो सकता है आरओ का एग्जाम। तो कंपटीशन तो बढ़ा ही रहे हैं वो, इसलिए एक टफ माना जा रहा है आरओ का प्रीलिम्स। मेंस इसके इतना टफ नहीं, लेकिन प्रीलिम्स एक बड़ा हर्डल के रूप में सामने आ रहा है। और प्रीलिम्स निकल जाता है तो समझिए कि आधे रास्ते वहाँ पे क्लियर हो ठीक है। एक बात और हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि जो प्रश्नों का जो इसमें स्तर है वो आप देखते हैं आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन प्रश्नों का स्तर जो है फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल जोड़ दे रहा है। हाँ, 2023 खास तौर पे 2023 का जो प्रीलिम्स है आरओ का, उसमें कॉन्सेप्ट से भी प्रश्न आ रहे हैं। ये हमको इंडिकेट कर रहा है हमारे प्लानिंग को फुली तरीके से तरह से परिमार्जित करने की आवश्यकता है अपने प्लानिंग को, कि हम कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट पे ध्यान दें, तब जाके प्रीलिम्स क्रैक हो पाएगा। चलिए ठीक है। आरओ की परीक्षा मुख्यतः 3 बिंदु पे 3 स्तंभों पे टिकी होती है। एक हमारा है जीएस, एक है हिंदी और एक है करंट। और इस पॉडकास्ट को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। एक तो हम जनरली जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कैसे इसको टैकल कर पाएं, और आखिर के 5-10 मिनट में हम ये जानने का प्रयास करेंगे जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आखिर के 50 दिनों में वो क्या करें कि वो मेंस तक पहुंच जाए। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं, जो जीएस है, जो हिंदी है, जो करंट है। तो अपने जीएस से बात करते हैं। क्या है जीएस में, कैसे इसको टैकल करें? जीएस में कुल मिला के 5-6 सेगमेंट हैं उसके मेजर। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, सेंसस और साइंस ऑल्सो। तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज चर्चा कर लेते हैं। ये हिस्ट्री ज़्यादा बताएं, हिस्ट्री में क्या करें? इतिहास में मेरे समझ से जो बच्चे लगातार पढ़ते आ रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करते आ रहे हैं, उनको एंशिएंट और मिडिवल जो भी उनका जो है मैटर है उसको रिवाइज करते जाएं, पीवाईक्यू उसको सॉल्व करते जाएं। विशेष फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे रखें। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं, जैसे ब्रिटिशों का भारत विजय, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन। तीसरा ये है कि पत्र पत्रिकाएं। चौथा आपका समाजी जितने भी आंदोलन हुए हैं, समाज सुधार आंदोलन हो, कृषक आंदोलन हुआ, जनजातीय आंदोलन हो गया, इन सबको अगर आप तैयार कर लेते हैं अच्छे से, अभी क्योंकि 50 दिन का समय है, तो इस पे आप विशेष फोकस कर सकते हैं पूरे सब्जेक्ट की तुलना में। मतलब कि पूरे इतिहास में हम मॉडर्न पे ज्यादा फोकस करें, उसमें भी स्पेसिफाइड चैप्टर है। हाँ, उसमें मॉडर्न में भी स्पेसिफाइड चैप्टर है जिसमें आपको विशेष फोकस करने की जरूरत है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ठीक है, मिडिवल और एंशिएंट आप जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़ लीजिए, लेकिन जो मॉडर्न के जो सिलेक्टेड चैप्टर थे, जैसा सर ने बताया कि जो चीजें यहाँ पे हैं उसको आपको जरूर क्या करना, पढ़ना है। तो उसके साथ फिर आपको घटनाचक्र के माध्यम से पीवाईक्यू करना है और उसके साथ एक टेस्ट सीरीज भी शामिल कर लेनी है,
आप चाहें तो कहीं से अरेंज कर लीजिए। मैं यह सर से रिकमेंड कर दूंगा कि ये अपना PDF जो आरंभ है प्रचंड का है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराएं, या आप लोग कहीं से अरेंज कर लीजिए। उसको आप एक बार तैयार कर लीजिए अच्छे से। तैयार का मतलब आप उसको एज अ प्रैक्टिस यूज करिए। उसके बाद जो भी उसकी व्याख्याएं हैं उस व्याख्या को भी अपने मैटर में शामिल करिए अपने नोट्स में, और उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। पूरी संभावना, चूंकि वो एक योग्य व्यक्तियों या फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट के माध्यम से ही वो सेट तैयार किया गया, तो आप लोगों को लाभ मिलेगा, या जो आप लोगों की इच्छा हो। ऐसा नहीं है, जहां से भी आपको अच्छा लगे आप भी आपको सेट अच्छा लगे, ASP की टीम जो आपको अच्छा लगे हम लोग ज्वाइन कर लें या PDF सॉल्व कर लें इसका। ठीक है। ये है कि इतिहास एक लंबा होता है ना, 20 से 22 कितने प्रश्न में लगभग आ जाते हैं? हाँ, लगभग 20 से 25 प्रश्न रहते हैं इतिहास। उसमें मॉडर्न ज्यादा हो जाएगा। मॉडर्न का लगभग 12। मॉडर्न में हमने तो इतिहास में हमने मॉडर्न को अगर ज्यादा वेटेज ले लिया, मतलब उसको ज्यादा कवर अप कर लिया, तो वो चीजें कवर अप हो जाएंगी। हाँ। एक बहुत बड़ा टॉपिक एक सब्जेक्ट के रूप में देखा जाए तो ज्योग्राफी होता है सर। तो ज्योग्राफी में क्या करें, कैसे करें, इंडियन ज्योग्राफी को कैसे हैंडल करें, वर्ल्ड को कैसे हैंडल करें, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसमें। ज्योग्राफी का भी एक मैपिंग वाला भी वो जरूर बताइएगा, मैपिंग का जरूर बताइएगा। PCS में और समीक्षा अधिकारी में दोनों में भूगोल का अच्छा खासा महत्व है। 20 से 22 क्वेश्चन जो है भूगोल से आ जाते हैं। PCS में क्वेश्चन मिले जुले रहते हैं, परंतु अगर समीक्षा अधिकारी हम देखेंगे तो भारत का जो भूगोल है उसके प्रश्न ज्यादा रहते हैं। ठीक है। भारत के भूगोल में से भौगोलिक संरचनाएं हमारी हो गई, नदी, पर्वत, मैदान, घाटियां, ये सारे प्रश्न हो गए। जल तंत्र से प्रश्न रहते हैं, नदी हो गए, उनमें कौन कौन से जल संसाधन लगे, जितने भी अपवाह तंत्र है, उत्तर भारत नदियां, दक्षिण भारत की नदियां, ये सब चीजें। इसके बाद आपका खनिज हो गया, ऊर्जा संसाधन, यहाँ से प्रश्न रहते हैं कि कौन सा विशेष खनिज कहाँ पाया जाता है, उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, इससे प्रश्न अच्छे खासे रहते हैं। एक उद्योग वाला भी वो था, उद्योग से प्रश्न, कौन सा उद्योग, कौन सा क्षेत्र जो है किस उद्योग के लिए फेमस है, क्वेश्चन जो है आपको कम से कम जो प्रीवियस ईयर आए हों उनको पूरी लिस्ट बना के टेबलिंग कर लीजिए, टेबल के रूप में बना लीजिए, याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जनगणना से प्रश्न भी रहते हैं, जनगणना और नगरीकरण, ये PCS की तुलना में समीक्षा अधिकारी में 4 से 5 प्रश्न हर बार रहते हैं, नगरीकरण से और जनगणना से। तो आप 2011 का लेटेस्ट डेटा है उसको पढ़ लीजिए। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला क्या करें? वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है कि जो सेम चीज वही है, जो वहाँ की जो नदीज हैं, विश्व की प्रमुख नदियां हैं, कहाँ से उनका उद्गम स्रोत हो रहा है, कहाँ पे वो जाके समाप्त हो रही हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है। प्रमुख मैदान हो गए और जलधाराएं वगैरह हो गई, ये क्वेश्चन वहाँ से रहते हैं। क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, और मैपिंग काफी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन रह रहे हैं समीक्षा अधिकारी मैपिंग से संबंधित, कौन कौन से देश से किस किस सीमाएं लगती है, और नदी जलधाराएं किस किस से मिल रही हैं, कौन सा जो महासागर है उसके बॉर्डरिंग कंट्री कौन से हैं। तो आप मतलब मैपिंग आप तैयार कैसे करते थे? बाकी तो बच्चे किताब से पढ़ लेते हैं, मैपिंग तैयार करने बच्चे फंस जाते हैं, वो खोजते हैं कोचिंग का नोट्स, इनका नोट्स मिल जाए, वहां का नोट्स मिल जाए। कुछ नहीं, आपको सीधा एटलस रखना है, एटलस रखना, डेली कम से कम 10 मिनट आप एटलस को दीजिए, उसको पढ़िए, अपना ट्रिक्स बना लीजिए कि कोई जैसे कंट्री है तो उसकी समुद्र है, कोई द्वीप है, महासागर है, तो कौन कौन से देश जो है उसके बॉर्डर में लग रहे हैं, आप शॉर्ट बना लीजिए, ट्रिक्स बना लीजिए। आपको डेली पढ़ना है, नदी कहाँ से निकल रही है, किस किस देश में जा रही है, आपको रटना नहीं है, मैप के थ्रू देखना है, तो जो विजुअलाइजेशन पावर है आपकी उसी मजबूत हो जाएगी। मैपिंग के लिए कोई रिसोर्स बताएंगे क्या? एटलस आता है उसका, एटलस कर सकते हैं। एटलस के साथ कुछ हम एड ऑन इसमें करना चाह रहे हैं कि दृष्टि का क्विक बुक आया हुआ है, उसमें वो एटलस से संबंधित एक महाद्वीप से संबंधित अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके एक जगह इकट्ठा, अच्छा, उत्तरी अमेरिका अलग, दक्षिण अमेरिका अलग, इस तरह से डिवाइड करके अलग, हाँ ठीक है। वो हमको लगता है कि ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं उससे पढ़ाई किया हूँ, हम ठीक ठाक वो मैटर दिए हैं उसमें उतना। तो आपको देखिए इंडियन ज्योग्राफी में ज्यादा फोकस करना है, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो ठीक इसी तरह से उद्योग हो गए, ठीक है, खनिज हो गए, कौन कहाँ मिलता है, ऐसी चीजें ठीक ऐसे ही पढ़नी है। बस मैपिंग वाला जो पर्सन है वो उसको थोड़ा सा आपको कर लेना है, और जो वही विज्ञान से जुड़ी हुई चीजें जैसे क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, इसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी एक टेक्स्ट बुक से उससे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, अदरवाइज उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। खनिज वाले हो गए, उद्योग वाले हो गए, रट्टा मार लिए चीजें हो गई, लेकिन उसको समझने के लिए एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक या फिर किसी यूट्यूब चैनल से मुझे लगता है कि आप उसको हेल्प ले सकते हैं। 2-3 सालों से जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, हल्का सा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि जैसे जलधाराएं हैं तो कैसे बन रही हैं, हाँ। इसके बाद चक्रवात है, उसकी पूरी कंडीशंस क्या है, वायु राशियां हैं, मानसून है, तो थोड़ा सा आपको डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है हल्का सा कॉन्सेप्ट जो है बढ़ रहा है एग्जाम में, तो उसको समझना पड़ेगा। बाकी चीजें ठीक है, बाकी वही जैसे टेबलिंग वगैरह करिए, रट्टा मारिए और जाके अपना वहाँ परफॉर्म करके आइए। एक चीज और है जावेद सर, कि आप जैसे हम लोग कई चीज के लिस्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फंस जाते हैं।
मेरे समझ से जिस भी चीज की लिस्टिंग आपको मिल जाए, जैसे खनिज संसाधन इस देश में ये है, इस देश में वो है, नदी से संबंधित मामला हो, चाहे उद्योग से संबंधित मामला हो, ये उद्योग यहाँ पे है, ये इसका उत्पादन यहाँ किया जा रहा है। अगर आपको किसी चीज का लिस्टिंग मिल जाए तो लिस्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट यूज करने की तुलना में आप पीवाईक्यू जितना है घटना चक्र का उतना ही अच्छे से तैयार कर लीजिए। लिस्टिंग वाले सारे प्रश्न वहीं से हो जाएंगे। टेक्स्ट बुक से मान लीजिए हम परीक्षा वाणी उठा लेते हैं, उद्योग का टॉपिक उठा लेते हैं उसमें, तो उद्योग के टॉपिक में इतना ज्यादा लिस्टिंग किया हुआ है कि आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो जितने भी लिस्टिंग के प्रश्न हैं या जितने भी लिस्टिंग से संबंधित मामले हैं उस पे केवल पीवाईक्यू पे काम करिए, घटना चक्र पे काम करिए। अनावश्यक एफर्ट यूज करने की जरूरत कोई नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बच्चों से कहता हूँ लिस्टिंग कर लीजिए, याद कर लीजिए, सर ने नई बात बताई कि सिर्फ पीवाईक्यूज करिए, ज्यादा लिस्टिंग करेंगे तो याद नहीं चीजें हो पाएंगी, नहीं याद हो पाता है, वो अनावश्यक हो जाता है। तो अब ये बताइए आप पॉलिटी वगैरह कैसे तो याद करेंगे, उनको लिस्टिंग करनी पड़ती है, पूरे अनुच्छेद वगैरह लिखने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, उसको कैसे? हाँ, पॉलिटी में पॉलिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटी सर बताएंगे। पॉलिटी के लिए क्या है कि पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों मिक्स रहता है। तो पॉलिटी के लिए तो लोग मोस्टली लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं, कुछ लोग वाणी भी पढ़ते हैं। आप दोनों में से कोई कोर्स फॉलो कर सकते हैं। आरो यारों के लिए लक्ष्मीकांत है, क्योंकि क्वेश्चन जो है पिछले अगर हम 23 वाला देखेंगे जो कैंसिल हो गया है, तो उसमें कॉन्सेप्ट भी पूछे गए हैं। तो आप सिर्फ जो है फैक्ट पढ़ के परीक्षा पास नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपके पास एक प्रॉपर बुक होनी चाहिए, चाहे आप वाणी से पढ़िए चाहे लक्ष्मीकांत से पढ़िए। लक्ष्मीकांत थोड़ा सिंपल रहता है। मैं बच्चों को वाणी रिकमेंड मैं बच्चों को वाणी रिकमेंड करता हूँ। वाणी भी अच्छी है। जैसे क्या है ना, जैसे साइकोलॉजी में होती है ना, मोटी किताब देख के बच्चे डर जाते हैं, तो मैं कहता हूँ वाणी पढ़ लिया करो, वाणी से काम हो जाएगा। दोनों किताबें अच्छी। हाँ। तो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि आप जो है पीसीएस की पीवाईक्यू देखिए 2-3 सालों से, तो आपको समझ आएगा कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो फैक्ट के साथ साथ उसमें कॉन्सेप्ट भी ऐड कर रहे हैं। मेरी सलाह ये रहती है कि अगर आप चाहे पीसीएस का दीजिए चाहे समीक्षा अधिकारी का दीजिए, अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो यूपीएससी के जो आते हैं क्वेश्चंस पीवाईक्यू या जो टेस्ट सीरीज होती है, तो आप जो है एक सॉल्व कर लीजिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। पॉलिटी का घटना चक्र के ऊपर पढ़ के चले जाइए तो आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, पॉलिटी घटना चक्र से तो संभव नहीं है। अब पेपर चूंकि बहुत ज्यादा स्तर उसके बदल रहे हैं, उसका जेस्चर चेंज हो रहा है, और वो आज के डेट में कमीशन भी ये चाह रहा है कि हम ऐसे, क्योंकि उनको ज्यादा बच्चे मिल रहे हैं तो उसमें से वो अच्छे बच्चे, देखिए वो ना फंडामेंटल राइट से अलग अलग सवाल, नए नए सवाल बना रहा है, वो करंट बेस्ड सवाल बना रहा है, डीपीएसपी से अलग अलग सवाल बना रहा है, वो घटना चक्र में मिलेगा नहीं। उसके लिए तो किताबें तो पढ़नी पड़ेंगी। किताब पढ़नी पड़ेगी, उसी लिए कह रहा हूँ कि जैसे सपोज करो अभी 25 का प्रीलिम्स होने जा रहा है, यूपीएससी का हुआ है, तो आप जो टेस्ट सीरीज करा रहे हैं ध्येय का ले लीजिए, किसी कोचिंग का ले लीजिए, पॉलिटी का लगा डालिए, तो अब नए जो करंट क्वेश्चन है वहां से मिल जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। बाकी जो वाणी में जो लिस्टिंग में सारे आर्टिकल्स रखे हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, संशोधन है, उनको उसमें ऐड कर लीजिए, आपका पॉलिटी का काम हो जाएगा। ये मतलब मुझे लगता है कि पॉलिटी के लिए ज्यादा आसान है। तो वाणी की बुक रिकमेंड कर रहे हैं सर, कि वाणी की बुक अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद में बहुत समस्या आती है, अनुच्छेद कैसे याद करें? अनुच्छेद में चैप्टर वाइज याद करें कि लिए कैसे याद कर लें? नहीं, हमारी समझ से अनुच्छेद जो है वो एक बार आप महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमको लगता है कि 115 या 20 तक है। उसके बाद महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उनका अनुच्छेद है, या फिर बॉडीज हैं उनका अनुच्छेद है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का अनुच्छेद है, या पंचायत राज का अनुच्छेद है, या फिर लास्ट में आपातकाल का अनुच्छेद है। कुछ सेगमेंट हैं अनुच्छेद के, सभी अनुच्छेद रटने की जो आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसको समझ पाते हैं अपने ये पीवाईक्यू के माध्यम से ही होगा। पीवाईक्यू आप सॉल्व करें, उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस सेगमेंट के अनुच्छेद लगातार पूछे जा रहे हैं, उस सेगमेंट को अच्छे से तैयार कर लें। मेरी समझ ये है कि आप 120 के आसपास अनुच्छेद इधर तैयार कर लें, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का अनुच्छेद तैयार कर लें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और जो है कि पंचायत राज का, या फिर आपातकाल का, या फिर एक महत्वपूर्ण बॉडीज का एक लगातार इधर एक नया जो है कि प्रारूप चेंज हुआ है कि वो 370 क ख ग घ इस तरह से जो ABCD हैं उससे प्रश्न पूछे हैं, तो उस तरीके का आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा कि जैसे अनुच्छेद रटने में कंफ्यूजन होता है, तो आप लिस्टिंग कर लीजिए, जैसे राज्यपाल का अनुच्छेद और राष्ट्रपति के। मैंने वीडियो बनाया था इस पे। शक्तियां जो है जैसे उसकी समाधान की शक्ति हो गई, उसकी न्यायिक शक्ति हो गई, उसका इसके बाद अध्यादेश की पावर हो गई, तो आप लिस्ट बना लीजिए। इसे कंपैरिजन करके उच्च न्यायालय, आप सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट कर लीजिए, इसके बाद विधानमंडल हो गया, संसद को कर लीजिए,
प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, आप टेबलिंग कर लीजिए तो आप कंफ्यूजन नहीं हाँ, होगा। अलग अलग चीजों को टेबलिंग कर लीजिए और याद कर लीजिए। कंपैरिजन करके याद करेंगे तो चीजें आसानी से याद होगी। बिल्कुल। भाई याद तो करना ही है, तो कंपैरिजन करेंगे थोड़ा और आसानी से याद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। साइंस की बात करें, साइंस में मेरे समझ से साइंस पे बहुत फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। साइंस आप लूसेंट का जीके वाला लूसेंट दो प्रकार के, एक जीके का आता है, एक स्पेशली साइंस का आता है। स्पेशली साइंस का उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जीके का उठा लीजिए। उसमें लगभग 120-25 पेज में, 29 पेज में पूरा वो साइंस लिखे हुए हैं। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपके बायो वाले पार्ट हैं, जीव विज्ञान के पार्ट हैं, वो जो है कि उसमें कंसाइज करके वो लिखे हुए हैं। उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद उसका घटना चक्र सॉल्व कर लीजिए। हाँ, जीव विज्ञान पे विशेष फोकस कर लीजिए, उसमें रोग और व्याधियों पे फोकस कर लीजिए, उसमें आप जो है वो पोषण पे कर लीजिए, आपका मानव संरचना पे कर लीजिए। ये सब जो टॉपिक है उस पर विशेष फोकस कर लीजिए। बाकी आप केवल घटना चक्र सॉल्व कर लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए। एक साइंस से आप में समस्या नहीं आएगी अगर ये दो चीज़ आप फॉलो कर ले रहे हैं। इकोनॉमिक्स को लेकर बच्चे डरे रहते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या है कि प्रश्न जो रहते हैं मात्रा इकोनॉमिक्स से कम रहती है, करंट बेस ज्यादा रहता है इसमें। तो हमें करना क्या है, सिंपल सा पीआई को देख लेना है कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2-4 चैप्टर ही महत्वपूर्ण, जैसे आपके बाद मुद्रा वाला क्वेश्चन हो गया, मुद्रा और बैंकिंग हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, राष्ट्रीय आय बजट हो गया, राष्ट्रीय आय। ये 5-6 टॉपिक है, गरीबी, बेरोजगारी। यहाँ से क्वेश्चन हर साल 2-4, 5-6-7 आ जाते हैं। और करंट के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। करंट की जो स्कीमें हो गई सरकार की चल रही है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, स्कीम से क्वेश्चंस अच्छे खासे रह रहे हैं। चलिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके स्कीम्स पे आ ही जाएंगे। तो वो 2014 से स्कीम पूछता है, कभी और पुराना स्कीम चला जाता है, तो इतने लंबे स्कीम, इतने ज्यादा स्कीम्स कैसे याद करेंगे? स्कीम को याद करने का तरीका ये है कि पीवाईक्यू आप सॉल्व करते हैं तो उसमें जो भी महत्वपूर्ण स्कीम है वो पहले पूछ रखे हैं, ठीक है, तो उनको आप एक जगह कलेक्ट कर लें। दूसरा चीज ये है कि 2014 के बाद से 2024 तक जितने भी योजनाएं चली हुई हैं, स्कीम चली हुई हैं, उसको डेट वाइज उसको क्रमवार लिख लें, नोट कर पूछ रहा है। ईयर वाइज 14 में आया, 15 में आया, 16 में आएगा, 10 पेज है। डेट वाइज तो डेट पूछ रहा है कि वो डेट को कौन सा क्रम भी लगाने के लिए क्रमबद्ध करने के लिए कई पूछ रहा है बार। पिछले 2 सालों से। तो आप उसको क्रमवार लगा लें, उसका उद्देश्य लिख लें, और उसके बाद फिर उससे संबंधित 2-3 विशेषताएं हैं तो उसको मेंशन करें। मैंने पेपर में देखा दिवस वाले भी जो सवाल थे, जो दीवानी फला दिवस को फला ये होता है, इसको भी क्रमवार से जानेंगे। वो करंट में पिछले साल के क्वेश्चन ने पूछ दिया, मतलब गंदे पूछ रहा है कि कुछ घटनाओं के बारे में, 5 तारीख को क्या था, 6 तारीख को क्या था, पूछ रहा है। पहले तो हालांकि फेमस पूछ रहा था, तम्बाकू दिवस कब मनाया जा रहा है, एड्स दिवस कब मनाया जा रहा है, इस तरह के जो फेमस है। आजकल तो पिछले वर्ष तो काफी क्वेश्चन पूछ लिए थे उसने। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 सवाल ऐसे आपको मिलेंगे तो वो सबके लिए टफ होते हैं, उसको लेकर आप ज्यादा परेशान नहीं होना। एग्रीकल्चर किताबें नहीं मिलती है बच्चों को, कौन सी किताब से पढ़े, और एक आध 2 किताबें जो मार्केट में इतने फैक्चुअल हैं कि भाई बच्चे उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे समझ से एग्रीकल्चर आप जो है वो परीक्षावाड़ी ले लें। उसी की बात मैं कर रहा हूँ, फैक्चुअल ज्यादा उसमें है। मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। परीक्षावाड़ी को पूरा नहीं पढ़ना है। परीक्षावाड़ी अगर आप न्यू लेंगे तो उसमें वो लोग डाटा अपडेट करते हैं, 20-22 पेज का शुरू का डेटा होता है। उस डेटा वाले पेज को 20-22 पेज आपको पढ़ लेना है। बाकी अन्य टॉपिकों से विशेष अध्ययन नहीं करना है। 2-3 चीजें हैं, जैसे रोग है आपका, जो है कि कीट जो लगता है, कीट हो गए उसमें, या फिर पेस्टिसाइड हैं, वो भी कई बार फसलों की नई प्रजातियां, हर वर्ष 2 प्रश्न रहते हैं। तो वो उस तरह के प्रश्न आपको एक बार कलेक्शन मिल जा रहा है। हमारी समझ से मेरा रिकमेंडेशन ये है कि फसलों के प्रजातियों पे अपना समय वेस्ट ना करें, क्योंकि हर साल 500, 600, 1000, 1200, 1500 नई वैरायटीज आ रही है। आप पीवाईक्यू पे फोकस कर लीजिए। पीवाईक्यू पे अगर प्रश्न आएगा तो आप उसको कर लीजिए। फंस गया नहीं तो फिर उस पर विशेष फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। तो ये इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा कि जो दृष्टि आईएएस की साइंस की आती है बुक, उसमें पीछे देखेंगे तो कृषि का कुछ 25-30 पेजों में दिया हुआ है, आप उसको वहां से कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है। वहां भी पीछे दिया हुआ दृष्टि, उसमें करंट कृषि भी दिया हुआ है और इन्वायरमेंट में कुछ सेक्शन दिया हुआ है। ज्योग्राफी में भी दिया है, ज्योग्राफी में कुछ पर्सन कृषि के आते हैं, भी दिया हुआ है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। तो 5 से 7 सवाल ही आएंगे, लेकिन ये बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, परेशान करते हैं बच्चों को, और आप परेशान होंगे भी। लेकिन चीजें हैं, जैसा सर ने बताया कि जो वाणी की बुक है, जो शुरुआत के 15-20 पेज है उनको आप पढ़ लीजिए, और जैसा सर ने बताया कि जो दृष्टि की साइंस वाली है उसके पीछे 10-20 पेज है, उसको थोड़ा सा आप देख लें, इतनी चीजें हैंडल हो जाएगी। तो लगभग हमने जीएस के सारे पोर्शंस को लगभग हमने कवर कर लिया।
और जिसमें वो कुछ छूट नहीं रहा है। जीएस में अरे पर्यावरण कुछ खंड, हाँ पर्यावरण, हाँ जो पर्यावरण मैंने बताया कि जो दृष्टि की क्विक बुक है साइंस की, पीछे दिया हुआ पर्यावरण, आप उसको पढ़ लीजिए, 20-25 पेजों में है, साथ में पीवाईक्यू कर लीजिए, कितना पर्याप्त है। या जो आप नोट्स पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, उसको रिवीजन कर लीजिए, साथ में जो उसमें दृष्टि में दिया हुआ उसको पढ़ लीजिए। और वाणी कैसी किताब है? वाणी मैंने पढ़ी नहीं तो उसके बारे में बता नहीं। मैंने वाणी पढ़ी है, वाणी भी एक अच्छी किताब है पर्यावरण के लिए, उसको आप कवर कर सकते हैं। तो जैसा सामने बताया, दृष्टि का ले लीजिए या फिर वाणी का ले लीजिए, दोनों चीजें ठीक है, और उससे आप जो इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है उसको आप कवर अप कर सकते हैं। और कुछ बचा है हमारा, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। करंट अफेयर्स क्योंकि बहुत ही बच्चों में वो कहाँ से पढ़े, जब पहला सवाल बच्चे कहे सर करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, किस मैगजीन से पढ़े, ठीक है, ये एक इशू आता है। तो करंट अफेयर्स को कहाँ से डील किया जाए? करंट अफेयर्स देखिए मुख्य रूप से जो है, जैसे एग्जाम हमारा जुलाई में होने वाला है, तो उसके लगभग 5 महीने के जो पहले के करंट अफेयर्स है, लगभग 70 से 75% क्वेश्चन हमारे यहीं से रहते हैं। पिछले 6 महीने एग्जाम से 6 महीने होने हैं। जैसे जुलाई में प्रस्तावित है हमारा एग्जाम, तो हम लोग जून तक जो है, जनवरी से जून का पूरा जनवरी से जून बिल्कुल अच्छे से मत दीजिए उसमें भी फरवरी जो बजट है, बजट सेक्शन से लेके जून तक का बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अगर आपका मन करे तो आप नवंबर दिसंबर का पढ़ सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। 2-4 प्रश्न आएंगे तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ने से बच सकते हैं आप। वही समय आप जीएस में दे दीजिए अपना। तो बजट से आपको क्वेश्चन जो है, यूपी का बजट हो गया और केंद्र का बजट हो गया, दोनों मिला के कम से कम 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। तो बजट आपको, और आर्थिक समीक्षा जो है केंद्र का, क्योंकि यूपी का आया नहीं इस बार, तो केंद्र का आर्थिक समीक्षा हो गया और बजट, दोनों का बहुत अच्छे से पढ़ के जाना होगा। तो लमसम सार यही है कि जनवरी से लेकर जून तक का तैयार कर लिया जाए, और बजट और आर्थिक समीक्षा, और इस बीच जो योजनाएं, नई योजनाएं आई हैं, उनको थोड़ा सा अगर देख लें तो करंट अफेयर का थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। इसमें किसका पार्ट ज्यादा हो सकता है करंट अफेयर्स में? क्या चीज ज्यादा पढ़े करंट अफेयर्स में? मुझे लगता है कि अब इस बार पीसीएस का भी हुआ या फिर आरओ का हुआ था, तो संक्षिप्तकी का एक घटना चक्र आई दृष्टि में संक्षिप्तकी का टॉपिक करके आता है। संक्षिप्तकी में ढेर सारी चीजें होती हैं, उसको वो पहले से भी महत्वपूर्ण था और अब भी महत्वपूर्ण है। बस अंतर इतना है कि अब एक ही प्रश्न में वो कई सारे फैक्ट्स को आपसे चेक कर दे रहा है, पुट वाले प्रश्न शामिल कर रहा है। वो नहीं मैं कह रहा, हमने तो ये बता दिया, हमने सोर्स नहीं बताया कि करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़े। करंट अफेयर्स के लिए हमारे समझ से आप जनवरी से लेके जुलाई अगस्त हो गए, मैं बता दिया। पतली वाली क्रॉनिकल, हाँ ये है, मैं सोच पूछ रहा हूँ कि क्या पढ़ा जाए। हर महीने का पतली वाली समसमय की क्रॉनिकल करके आती है। मेरे समझ से वो बुक द बेस्ट है। आप जनवरी टू जुलाई तक जितने भी क्रॉनिकल आ रहे हैं मंथली, उनको आप अध्ययन कर लीजिए, अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद आई दृष्टि आती है घटना चक्र की, वो जो कि रामबाण है, सभी लोग जानते हैं, वो पढ़ना है। आई दृष्टि या घटना सार, दो में से कोई एक ले लीजिए। हाँ, घटना साख ले सकते हैं, हम उसको स्ट्रिक्टली रिकमेंड कर रहे हैं आई दृष्टि, क्योंकि हम उससे लगातार लाभान्वित हुए हैं। तो हमारी समझ से घटना चक्र वो पढ़ेंगे। तो जनवरी से लेके जुलाई तक के पतली वाली क्रॉनिकल और लास्ट में आने वाली आई दृष्टि यानी घटना चक्र, इतना ही पढ़ना, बाकी और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता। एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि जैसे पहले करंट के होते थे तो एक वन लाइनर क्वेश्चन ऐड करते थे कि जैसे कोई युद्ध अभ्यास हो रहा है तो किस देश से हो रहा है। पिछले 2 सालों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि युद्ध अभ्यास कहाँ पे हो रहा है, साथ में भारत का किस तोप ने, किस उसने भाग लिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरीके से जैसे कोई सम्मेलन हो रहा है तो पहले प्रश्न था सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, आज पूछ रहे हैं उद्घाटन कौन कर रहा है, इसकी थीम क्या है, इस पे क्या चर्चाएं हो रही हैं। तो थोड़ा सा डीप जा रहा है। तो हमको पीवाईक्यू देखना है, पीवाईक्यू के आधार पर ही करंट अफेयर्स पढ़ना है। कितनी गहराई पे जाना पड़ेगा हमको, सिर्फ वन लाइनर से आप सॉल्व नहीं कर, थोड़ा सा और डीप जाकर पढ़ना पड़ेगा। और कितना डीप जाना है उसके लिए पीवाईक्यू सबसे अच्छा स्रोत है आप लोग। एक बड़ा जो टॉपिक है हमारा है वो है हिंदी का। हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं, और जैसा आप लोग तो बहुत अच्छा नंबर पाते रहे, 55+ आप लोग के नंबर आते रहे, तो हिंदी में क्या बच्चे ऐसा करें कि उनके भी 55+ नंबर आए? हिंदी में हमारे समझ से महारथी, हमारे बीजमोहन अवस्थी सर, इनके नंबर बहुत ज्यादा आते रहे। देखिए हिंदी क्या है, अगर आप हिंदी तैयार कर लिए तो जीएस में अगर आपका कम भी हो गया ना, तो
तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 60 नंबर है और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट विशेषण विशेष में लगा देंगे, शुद्धि में लगा देंगे, बाकी सब रटना है वो है, आप रट डालेंगे। और हिंदी माध्यम वाले यहीं पे लीड ले सकते हैं। हाँ, एक अच्छा तो माध्यम। हिंदी के लिए मेन चीज स्रोत क्या फॉलो करें। तो लोग जो है आज तो मार्केट में 50 स्रोत हैं, आधे पब्लिकेशन लोग पढ़ रहे हैं, हमको प्रामाणिक पुस्तक पढ़नी है, क्योंकि बहुत गलतियां हैं किताबों में। हमको वासुदेव नंदन और हरदेव बाहरी 2 किताबें बहुत पर्याप्त हैं, मल्टीपल रिवीजन करिए, साथ में पीवाईक्यू लगा देंगे, हरदेव बाहरी, वासुदेव नंदन, मेन चीज इसको पढ़ना है। और हमको जैसे दिक्कत क्या होती है लोगों को पर्यायवाची याद करने में, पर्यायवाची और विशेषण विशेष तो जो टॉपिक है ये हल्का सा टफ यही लगता है, बाकी तो विलोम है और तथोतस्म है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये याद हो गया। पर्यायवाची के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कोशिश करिए कि जब तक एग्जाम होना है तो डेली 10 मिनट पर्यायवाची के लिए आपको देना पड़ेगा, डेली एक तरीके से रटना पड़ेगा आपको, कुछ रटना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। जैसे अनेकार्थी शब्द हो गए, जैसे द्विज है, द्विज ब्राह्मण को भी बोलते हैं, द्विज पक्षी का भी होता है, तो आपको चार्ट तैयार कर लेना है। वासुदेव नंदन में कुछ 25-30 वर्ड दिए हुए अनेकार्थी शब्द की पर्यायवाची के बाद, आपको चार्ट जो बना हुआ उसको अच्छे से पढ़ लेना है कि जो किस किस के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो आपको सहूलियत मिल जाएगी। मेन चीज क्या है, जैसे कॉन्सेप्ट हमको कंफ्यूजन होता है, कामदेव का पर्यायवाची कौन कौन से हो गया, इसके बाद आपका इंद्र का पर्यायवाची हो गया, इससे कंफ्यूजन हो जाता है लोग। तो पर्यायवाची के बाद जो विशेषण विशेष है इस पे क्या कर रहे हैं? विशेषण विशेष कुछ नियम है, तो आपको पहले हल्का सा नियम पे जाना होगा, कुछ याद भी करना है कि इसका विशेषण कौन सा है, किसका विशेषण कौन सा नहीं है। विशेषण के पार्ट है, कुछ उसमें नियम दिए, ग्रामर दिया हुआ है, तो आप वासुदेव नंदन से हरदेव बाहरी से कर लीजिए। तो उनके जो नियम है वो नियम तो उनको थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें, बुक से हल्का सा आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद उसका रिवीजन करना पड़ेगा आपको, मल्टीपल रिवीजन। एक सलाह मैं और दूंगा कि हिंदी के लिए क्या करना है कि आप जो आपके 2-4 मित्र हैं, क्लोज मित्र हैं, उनका ग्रुप बना लीजिए और एक टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि पर्यायवाची पे इंद्र के पर्यायवाची, मतलब 5-10 पर्यायवाची का नाम दे दीजिए, किस किस के पर्यायवाची डिस्कस करेंगे और शाम को आप डिस्कस करिए, उससे आपको याद होगा अच्छे से। जो चीजें कुछ वो बताएगा, कुछ वो बताया, चीजें याद हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने जीएस की पूरी चर्चा कर ली, करंट अफेयर्स की चर्चा कर ली और साथ ही साथ हमने हिंदी की भी चर्चा कर ली। आज बात करते हैं टेस्ट सीरीज पे। टेस्ट सीरीज बहुत मार्केट में चलते हैं, बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर के भी चलते हैं। तो टेस्ट सीरीज कितना बेनिफिशियल होता है बच्चों के लिए, क्या ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या? टेस्ट सीरीज एक तरीके से आपके तैयारी का एक आकलन का एक प्रमुख माध्यम है। ये आपकी तैयारी किस स्तर पे है, आपको किस सब्जेक्ट में कितना एफर्ट डालने की जरूरत है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पे एफर्ट डालने की जरूरत है, इस सब का प्रीव्यू आपको लेना है, एग्जाम के पहले का व्यू। तो उसके लिए आपको अपने टेस्ट सीरीज पे केंद्रित होना पड़ेगा। अब मुख्य समस्या ये आती है कि किसके टेस्ट सीरीज पे हम केंद्रित हों। टेस्ट सीरीज का मैं यहाँ पे नाम तो नहीं लूंगा किसका आप करें, लेकिन मैं आपको कुछ क्वालिटीज बता रहे हैं जिसके आधार पे एक मानक आप तैयार कर सकते हैं कि ये चीजें अगर इसमें हैं तो हम उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। जैसे मानक ये है कि आप पीवाईक्यू को सॉल्व करने के बाद फिर जब आप टेस्ट सीरीज उठाते हैं तब आपको ये लगना चाहिए कि जिस टॉपिक से पीवाईक्यू है उसी टॉपिक से आपका टेस्ट सीरीज भी मैच कर रहा है। ठीक है, पहला मानक। दूसरा मानक है कि वो कितना एथेंटिक उसमें स्रोत दिए गए हैं। कई बार होता है कि हम कई सारे, अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी भी कोचिंग का, तो मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा था, उसमें वो लोग इतना गलत आंसर जो है दिए हुए हैं, इतना गलत व्याख्या दिए हुए हैं कि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही हिल जाएगा उससे। तो इसलिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज को अगर चूज कर रहे हैं तो उसमें पहला चीज एथेंटिसिटी, दूसरा चीज उसमें आपके एग्जाम ओरिएंटेशन के अनुरूप है कि नहीं वो, तीसरी चीज ये है कि वो कई बार होता है कि लोग आईएएस के टेस्ट सीरीज जो है वो आरओ के नाम पे उसको बेच रहे हैं। हाँ। तो उनसे बचें, क्योंकि उस प्रश्नों से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप पीवाईक्यू सॉल्व करके जब जाएंगे टेस्ट सीरीज पे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये किस स्तर का प्रश्न है, इस स्तर के प्रश्न आरओ में पूछा जा सकता है कि नहीं, या पूछा गया है कि नहीं। तो ये सब आकलन करने के बाद ही टेस्ट सीरीज पे भरोसा रखें। हमारी समझ से आप जो है वो कोई भी अपने इच्छा अनुसार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, आरंभ प्रचंड का चूंकि हम लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तो आप जो है वो मैं आपसे रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप बच्चों को वो फ्री में प्रोवाइड कराइए। आप बच्चे जो है उसको जो है कि उससे लाभान्वित हों। अरे इन्वॉल्व नहीं थे, अभी भी है आप लोग? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इन्वॉल्व है। अभी इन लोग का मेंस लगा हुआ है, तो मेंस के लिए थोड़ा सा इन्होंने अभी दूरी बनाई हुई है। जैसे मेंस खत्म होगा वो लोग फिर वापस उसमें आएंगे।
तो कोशिश करिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप एचपी ज्वाइन करिए, आपको जो अच्छा लगे वो ज्वाइन करिए, लेकिन ये है कि अच्छी टीम है और उस टीम के साथ हम लोग बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब लास्ट का जो दूसरा वाला सेगमेंट था, अभी मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई अभ्यर्थी है, किसी पारिवारिक कारण की वजह से या फिर कोई अपने घरेलू या व्यक्तिगत कारण की वजह से अभी तो कुछ पढ़ नहीं पाया है, अब बचे हैं 50 दिन उसके पास, तो वो क्या करे कि अंतिम 50 दिनों में वो मेंस में अपनी सीट सिक्योर कर ले। हमारे समझ से 50 days अवस्थी जी running। हमारे ग्रुप में हाँ। सबसे कम पढ़ के पीसीएस क्वालिफाई करने वाले व्यक्ति हैं, तो अरे यही हाँ। बताएंगे कि कैसे इसकी रणनीति तैयार की बताइए। जाए। देखिए उसके लिए क्या है ना, मेन चीज क्या है कि मेरा इसलिए हो जा रहा है 15-20 दिन में, कॉन्सेप्ट मेरा अच्छा है, बेसिक मैंने पढ़ा हुआ है, तो अगर 15-20 दिन पढ़ ले रहा हूँ तो काम हो जा रहा है। तो अगर कोई नया बच्चा है उसको करना है तो रोज तो ज्यादा पढ़ नहीं पाएगा, तो उसके लिए क्या करिए, आप लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट ले लीजिए, या दृष्टि की किताब आती है आरो की एक, अच्छा, हाँ पिछले 2-3 सालों से आ रही है, दो में से कोई एक, पर मैं कहूँगा दृष्टि की लीजिए आप, ज्यादा अच्छी है। अच्छा ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ डालिए और साथ में पीवाईक्यू पढ़ डालिए। पीवाईक्यू को आपको पढ़ के समझना है कॉन्सेप्ट, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके बाद आप करंट अफेयर्स पढ़िए और हिंदी पे आप विशेष फोकस करिए। अगर आपको 50 दिनों में आरो का प्री निकालना है, हिंदी कहाँ से पढ़े? हिंदी वासुदेव नंदन मैंने बताया ना, तो मोटी हो जाएगी ना, मोटी नहीं है। कोई एक पतली किताब, कोई एक पतली किताब बताइए। पतली किताब आप जो है, पतली किताब मार्केट में बहुत जैसे मैंने दृष्टि की आपने एक बता दिया, वो एक मान 50 दिन में खत्म कर लेगा। दृष्टि एक लास्ट में करंट में मान लीजिए वो आई दृष्टि आएगी, उसको पढ़ लेगा। 2 किताबें हो गई, एक किताब बस हिंदी के लिए बताइए, कोई पतली सी। दृष्टि की जो किताब बता रहा हूँ मैं आरो की, पीछे उसमें हिंदी भी दिया हुआ है। अच्छा, उसको अगर कर ले रहे हैं और साथ में पीवाईक्यू आपको लगा रहे हैं, आपका काम हो जाएगा। परंतु मैं बोलूंगा कि आपको हिंदी के लिए हल्का सा बुक्स पढ़नी पड़ेगी। मतलब कि कुल मिला के 4 किताबें। हाँ। एक है आरो के 10 साल के पीवाईक्यूज, हाँ। दूसरा है दृष्टि वाला, तीसरा है घटना चक्र आई दृष्टि जो लास्ट में आएगी, और एक हिंदी के लिए कोई उसके लिए कोई उपाय नहीं है, उसके लिए मोटी किताब आपको। हिंदी आपको पढ़ना है, मोटी नहीं है, मोटी नहीं है, उसमें जो पढ़ने वाला चीज है 6 टॉपिक पढ़ने हैं आपको, पूरी किताब नहीं पढ़नी है आपको। देखिए इन लोगों ने आरो की परीक्षा पास की, तो लोग अच्छे से बता पा रहे हैं कि सब नहीं पढ़ना है। तो वासुदेव नंदन की किताब ले लीजिए, एक दृष्टि की बुक ले लीजिए, एक पीवाईक्यूज वाली कोई आरो ले लीजिए, और लास्ट में जो घटनाचक्र की आय दृष्टि आएगी उसको कंठस्थ कर लीजिएगा। इतना देके 50 दिन में आप क्या कर सकते हैं कि अपने मेंस में सीट रिजर्व कर सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद साथ में रहा तो। और एक चीज और है, जो पीवाईक्यू आप केवल आरो की पीवाईक्यू की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करने हैं। आरो के पीवाईक्यू वो यूथ कंपटीशन से निकला हुआ है। अच्छा, वो अभी पिछले 10-12 साल, 15 साल, 20 साल का वो कलेक्शन है। वो व्याख्या भी उसमें ठीक ठाक दिए हैं वो, और ज्यादा मोटी भी नहीं है। 50 दिन में कोई अगर बिगनर बच्चा है तो उसको तैयार कर सकता है सही से। तो घटना चक्र पीवाईक्यू नहीं कोई तैयार कर पाएगा 5-6 बुक, क्योंकि बहुत मोटी मोटी हो चुकी हैं वो कंपाइल होके। तो वो यूथ कंपटीशन का केवल आरो का पीवाईक्यू ले लेगा, तो उसको आइडिया भी मिल जाएगा और जल्दी से तैयार भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जितनी लंबी आधे घंटे की बातचीत हम लोग की हुई है, इससे काफी कुछ फायदा और काफी कुछ नई चीजें आपको देखने को मिली होंगी। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि कुछ ताले जो होते हैं वो अंदर से खुलते हैं, या फिर कुछ तालों को खोलने के लिए खुद ही चाबी बननी पड़ती है। तो यहाँ से आप गुरु मंत्र लीजिए और खुद ब खुद अपने आप को ऐसा ढालिए कि आप वो चाबी बन जाइए, और सचिवालय का दरवाजा खोल के आप अपने आप को वहां पे प्रतिस्थापित करिए। तो अगले वीडियोस में कुछ और नए रणनीति के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये लोग कम मिलते हैं, मैं भी बहुत कम आ पाता हूँ। मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ, और लखनऊ में हूँ तो सर लोगों से मिलना बहुत ही जरूरी था, और मैंने ये सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ एक अच्छे जो हेल्पफुल जो वीडियोस हैं वो आपके लिए आ पाए। तो इन लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया, और काफी बिजी शेड्यूल में से, और आज इन्होंने 2 लोग छुट्टी ली है। मैंने कहा आप छुट्टी लीजिए और छुट्टी लेके आप बैठिए, ताकि हम बच्चों के लिए कुछ हम लोग अच्छा दे पाए। तो मैं भी छुट्टी लेके आया हूँ, ये भी 2 लोग छुट्टी पे लेके आए, और बैठे हम लोग, और आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीजें हम लोग निकाल के लेके आ पाए। तो अब कुछ लास्ट में कुछ संदेश देना हो तो दीजिए, अदरवाइज फिर हम लोग पॉडकास्ट को खत्म करें। लास्ट में 2 लाइन में कुछ संदेश देना हो। संदेश है कि अपना जो है आत्मविश्वास बनाए रखें। हाँ। और चूंकि गर्मी ज्यादा हो रही है, हाँ। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। घबराना नहीं है आपको, हाँ। पहली बात तो ये हाँ। है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, योगा प्राणायाम को शामिल करिए, हाँ। और अच्छे से पढ़ते रहिए, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, आत्मविश्वास को बनाते हुए बेहतर रूप से आप तैयारी करिए। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू।